हाय एवरीवन, सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस का जो सजेस्टेड आंसर दिसंबर 2021 के एग्जाम का आया है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसको डिस्कस करते समय हम ये सीखेंगे कि जो अपकमिंग एग्जाम है जून 2022 या उसके बाद अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है तो दिसंबर 2022, उसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब जो दिन बचे हैं उनमें केवल हमें रिवीजन और लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में ही बात करनी चाहिए। हमारा जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है वो एक पीडीएफ के रूप में है और वो इस समय स्क्रीन पर आपके सामने है। ये आपके पास भी होगा, तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखते समय आप लोगों ने पॉज बटन दबाकर पहले ये अपने पास रेडी रख लिया होगा। वैसे अगर आपके पास पीडीएफ नहीं भी है तो भी आप यहां साथ साथ देखकर समझ सकते हैं। कई सारे इल्यूजन्स स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं, भ्रम हमारे मन में रहते हैं कि भाई इसको ऐसे लिखना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, उसको वैसे समझना चाहिए। तो वो शायद सारे भ्रम भी आज खत्म हो जाएं जब हम इस सजेस्टेड आंसर्स को देखेंगे। हाँ, ये बात सही है कि सजेस्टेड आंसर को देखकर आप हो सकता है ये सोचें कि भाई एग्जैक्ट 100% इमिटेशन तो हम एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। सपोज करिए कि कोई आंसर 3 पैराग्राफ में यहां पर लिखा है और आप उसको एग्जैक्ट नहीं लिख पाए, तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट भी आपसे उम्मीद नहीं करता कि जैसा यहां लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा आप लिख कर आए एग्जाम के अंदर। दोस्तों, अगर एग्जैक्ट लिख कर आ जाएंगे तो फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहां रही, आपका अपना नयापन, आपका अपना अपनापन कहां रहा। एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट राइटिंग अप्रोच। तो आपके आंसर की यूनिकनेस बनी रहेगी, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ये तो एक केवल पैटर्न समझने का एक तरीका है, एक अच्छा तरीका है। सीएमए इंस्टीट्यूट को इस बात का धन्यवाद हम सबको देना चाहिए कि हाँ, उन्होंने ये सजेस्टेड आंसर रिलीज करे ताकि कंफ्यूजन्स क्लियर रहें और हम सबको समझ आए कि एग्जाम में कैसे पेपर के आंसर्स को लिख कर आना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए, अब पेपर की बात करते हैं। ये जो इस समय स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आप जानते हो कि 40 नंबर का तो मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप कह लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को यह समस्या है कि उनको लिखने में मुश्किल है, टाइप करने में मुश्किल है, सबसे पहली बात तो मैं उन्हें यह बता दूं कि 40 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ना जिनमें अधिक टाइपिंग करनी ही नहीं है आपने, जिनके अंदर केवल या तो सिलेक्शन करना है आपको मल्टीपल चॉइस का या सिंगल वर्ड आंसर आपको लिखना है, नॉट इवन अ सेंटेंस। तो दोस्तों, अगर हम हमेशा प्रॉब्लम एरिया की तरफ ही अपना मन रखेंगे, प्रॉब्लम एरिया की तरफ ही केवल हम अपना फोकस रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए आप, ये जो पेपर नंबर 13 है अपना, पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस का जो पहला हिस्सा है वो 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि पिछली बार मतलब दिसंबर 2021 में जो ये पेपर जिसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कोर्स से कम और जनरल नॉलेज से ज्यादा नजर आ रहे थे। कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके अंदर इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस पूछे वो टू द पॉइंट डायरेक्टली कोर्स से रिलेटेड नहीं थे। अब ऐसे तो आप लॉ पढ़ रहे हो तो दुनिया भर की चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन हम जनरल स्टडीज का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे ना, तो वो अब देखिए उसका कुछ करा नहीं जा सकता। How can we expect a question not coming directly from the syllabus? तो कोई क्वेश्चन अगर आउट ऑफ द वे आया तो उसका मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम केवल अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द वे आएगा तो कॉन्फिडेंस से उसका आंसर सोच समझकर लिख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बात तो सच है ना कि 40 नंबर में आपको टू द पॉइंट एक वर्ड लिखना है या फिर उस पर क्लिक करना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इज नोन एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मतलब नीचे 4 कुछ कागज के नाम दिए हैं और वहां पूछा गया कि ये चारों एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। तो मैं ये मान लेता हूं कि कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस में सीएमए फाइनल में ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो करिकुलम है उसमें सीधे सीधे ये फिट नहीं बैठता। लेकिन दोस्तों, किसी जमाने में आपने सेल ऑफ गुड्स पढ़ रखा होगा, जीएसटी, कस्टम्स आपने पढ़ रखा होगा, और एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का लिटरल मीनिंग भी आप निकालेंगे तो भी आप समझ पाएंगे
तो इसलिए फाइनल लेवल पर कंप्लेंट्स ना करके थोड़ा सा कंसंट्रेशन हम करेंगे तो आंसर हमें याद आ जाएगा। कौन कह रहा है 100 में से 100 लेकर आइए, 100 में से 99, 98, 97, 96, 90, 80, 70, 60 कहीं तो आकर रुकेंगे। लेकिन अगर हम डर जाएंगे तो 40 से नीचे मीटर गिर जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए आप, तो एक नंबर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको बताना है इनमें से क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है। अब आपका एक पहला चैप्टर है बेसिक्स एंड इनकॉर्पोरेशन का, चैप्टर नंबर 1A। जब उसकी क्लास कराता हूं ना मैं, तो फाइनल वाले स्टूडेंट्स उस पर इंपॉर्टेंस वाला ध्यान नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि ये चैप्टर तो ऐसा है जैसे ये तो इट्स एन इजी टास्क, ये तो कई बार पढ़ रखा है। सर आप डायरेक्टर कराओ ना। अब तुम डायरेक्टर के चक्कर में इसको छोड़ देते हो, एक नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा बेसिक्स नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हर प्रश्न पढ़कर आपको याद दिलाऊंगा कि ये तुम्हें मेरे नोट्स में मिल सकता था, बस तुम भरोसे से मेरा सामान पढ़ते रहो। जो नोट्स, जो किताबें, जो नोटबुक, जो नोट्स जो भी आपको भेजा गया, वो आपको सुंदर लगे सुंदर ना लगे, वो अच्छा लगे अच्छा ना लगे, लेकिन पी जाइए जो मैंने आपको पढ़ाया या लिखाया या भेजा आपको। तो it's quite easy to understand if it is from the basics का चैप्टर। अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पब्लिक डिपॉजिट्स नॉट एक्सीड। पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर नंबर 1B है। पब्लिक डिपॉजिट, अब 1B जब मैं पढ़ा रहा था, 1B में स्टूडेंट्स वर कंपेयरिंग द स्टडी मटेरियल एंड माय नोट्स। In 1B, there are two topics covered in the study material, deposits as well as inter-corporate investment and loans। डिपॉजिट्स का सेक्शन है 73 से 76A और इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है 186, 187। तो 186 में डायरेक्टर के साथ कराता हूं, तो डिपॉजिट वाले चैप्टर में तो हमने फोकस करके डिपॉजिट पढ़ा है। अब डिपॉजिट के नोट्स में अमेंडमेंट बरसों से नहीं आया, तो स्टूडेंट्स कहता है ये तो 2020 का फाइल है यार, 21-22 में तो चल नहीं पाएगा, चलिए नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते भाई? अच्छा, किसी कॉन्सेप्ट में, किसी रूल में, किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में दोस्तों चेंज ही नहीं है, तो जबरदस्ती उसे दोबारा लिखूं? तो प्लीज मेरी बात पर फोकस करिए। 5-6 पेजेस के नोट्स है केवल मेरे डिपॉजिट्स के, आप उसे पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब नोट्स हाथ में आते ही आपको लगता है ये सही है सर, 5 पेज में हो जाएगा। अब मन के हारे हार है भाई, ठीक है, मन के जीते जीत। 4th क्वेश्चन, as per section 36 subsection 4 of IBC, which of the following assets will not form part of liquidation assets? I never prefer sections to be remembered because when we recall them we tend to forget। तो बच्चा जैसे ही उसने सेक्शन नंबर 36 देखा, he started thinking यार राघव सर ने कराया नहीं 36 सेक्शन। सर आप ना नंबर मत देखो, आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? liquidation assets, when your company is getting liquidated because of insolvency or some other problem, you must have a list of assets to be sold out। तो आपका एक एस्टेट तैयार होगा, उसमें क्या जोड़ेगा और क्या नहीं जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा क्या नहीं जोड़ेगा, वो प्लस माइनस सीखा होगा हमने आईबीसी के नोट्स में। तो आपको बताना है कौन नहीं जोड़ेगा। सर प्लीज मेरे हैंड रिटन पर फोकस करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। प्रेजेंटेशन आंसर की हैंड रिटन आंसर्स होते ना, जब फेस टू फेस फिजिकल पेपर होता तो थोड़ा मैटर भी करता। अब कोई ऐसा तो है नहीं ब्लू ब्लैक रेड से पेपर लिखना है या बुलेट्स बना देने हैं या कुछ ऐसे करना है। सिंपल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है भाई। मेरा हैंड रिटन पढ़ो, कुछ और करने का जरूरत नहीं है। अभी भी 1 महीना से ज्यादा है आपका एग्जाम स्टार्ट होने में, पहला पेपर है ये, कॉन्फिडेंस से करोगे तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, प्रोवाइडिंग फेयर कॉम्पेंसेशन, मतलब किसी वर्कर से आपने काम कराया और उसके बदले उसको जो आपने पेमेंट करी, दैट वी आर एड्रेसिंग एज कॉम्पेंसेशन हियर। प्रोवाइडिंग फेयर कॉम्पेंसेशन एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स, दैट्स एन इजी क्वेश्चन राइट, कि किससे रिलेटेड है वर्किंग कंडीशन और किससे रिलेटेड है फेयर कॉम्पेंसेशन। तो जिससे भी रिलेटेड है मतलब एम्प्लॉय से। आंसर में डिस्कस नहीं कर रहा, देखो वो आप यहां पर आराम से देख सकते हो। तो सीएसआर का टॉपिक है, उससे आप सीजीसीएसआर पढ़ोगे, क्लियर हो जाएगा। 4th,
मेट्रो इज विच फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके साथ अग्री करता हूं कि डायरेक्ट करिकुलम से मैच नहीं होता, लेकिन जब हम फाइनल लेवल पर रहते हैं तो थोड़ा सा हमको अपनी आंख नाक कान खोल कर चलना चाहिए। मेट्रो इज एन एंटिटी इन विच गवर्नमेंट हैज इट्स पार्टिसिपेशन, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी ऑल्सो हैज इट्स पार्टिसिपेशन। दैट्स अ काइंड ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट रन्स इन दैट मॉडल। ठीक है, तो अगर आप चुन चुन के क्वेश्चंस निकालोगे ना जो थोड़े से हटके आए, उनमें से एक ये है, लेकिन 100 नंबर का क्वेश्चन तो हटकर नहीं आया ना, तो थोड़ा सा कंप्लेंट मोड से हटना चाहिए, अपने को कॉन्फिडेंस मोड में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा सिक्योरिटी के फीचर्स हो। अब ये प्रेफरेंस शेयर होने के लिए तो शेयर है, लेकिन उसमें क्योंकि फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है तो डिवेंचर या लोन वाला भी फीचर है, तो हाइब्रिड सिक्योरिटी किसे कहते हैं? दैट्स अ कॉमन क्वेश्चन। अब आपको बताऊं, शेयर कैपिटल फाइनल के कोर्स में है ही नहीं। सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72 ऑफ कंपनी लॉ कॉल्स फॉर शेयर कैपिटल, विच इज नॉट प्रेजेंट इन सीएमए फाइनल, दैट वाज देयर इन इंटरमीडिएट। तो थोड़ा सा अपने को ये बात रियलाइज रखनी पड़ेगी दैट इफ वी आर अटेम्प्टिंग कंपनी लॉ, सम रिलेटेड टॉपिक्स मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटर का कंपनी लॉ खोल के कल को पी के जाना आप, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एलएलपी। अब आपको बताऊं, एलएलपी नाम का चैप्टर ही नहीं है फाइनल लॉ में। आप मुझे बता दो ना, चैप्टर नंबर बता दो, मैं उस पेज नंबर पे जाके देख लूं। एक कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी करके टॉपिक जरूर है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। बाकी और आपके कोर्स में एलएलपी का चैप्टर नहीं है। फिर कहां से इन्होंने एलएलपी का क्वेश्चन पूछ लिया, और वो पूछ रहा है कौन सा फीचर नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप एमसीए के बारे में पढ़ते हो तो हमें पता होता है कि एलएलपी और कंपनी दोनों का रजिस्ट्रार तक तो सेम है, सेम वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन होता है। वो तो अभी कुछ दिन पहले लॉगिन चेंज हुआ कि एलएलपी के लिए यहां क्लिक करें, कंपनी के लिए यहां क्लिक करें, उन्होंने डिविजन्स बनाई होंगी। तो आपको पढ़कर देखना है कि एलएलपी में कौन सा फीचर अप्लाई नहीं होता इनमें से। तो ये जो आपको आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द वे नहीं है। कम से कम को ये तो नहीं पूछ रहे ना कि चांद पर कौन पहली बार गया था। भाई अगर आपको एलएलपी के या उससे पहले जो पीपीपी वाला मेट्रो वाला क्वेश्चन था वो नहीं आता, तो आप ये सोचो ना कि 98 का अच्छा अटेम्प्ट करके आओ। अब उस एक प्रश्न की चिंता में डूबे रहोगे तो कैसे चलेगा काम। Which of the following FDI in resident entities is not eligible as investee entities? That's a tough question, I must agree. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब विदेशों से पैसा भारत आएगा, तो वो पूछना चाहते हैं कि इनमें कौन सी रेजिडेंट एंटिटी में पैसा नहीं लगा सकता। विदेश से पैसा आएगा तो भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लग गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लग गया, लेकिन विदेश से पैसा आएगा वो एचयूएफ में नहीं लगता। दिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का ये क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न, रूल के बाद डैश है, मींस द एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स इन द सोसाइटी लीगली। रूल का क्या करना, एप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं। रूल को अप्लाई करना और रूल को इंप्लीमेंट करना एक जैसे शब्द लगते हैं। ये वाला जो हमारा क्या कहते हैं टॉपिक है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन के बिजनेस एथिक्स से उठा के यहां पर रख दिया है। तो आपको थोड़ा सा बस अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, ठीक है। स्मूथ राइड इज नॉट ऑलवेज व्हाट वी गेट फ्रॉम द लाइफ। हमेशा वैसा नहीं होता ना जैसा हम चाहते हैं। तो क्या करें, पेपर ना दे, छोड़ दें, उठकर आ जाए बाहर, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अगर कुछ इधर का उधर होता है तो हमें थोड़ा सा पक्का बन के रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिव फॉर मर्जर। अब उससे पूछो भाई हमारे कोर्स में मर्जर एंड अमालगमेशन है, ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में उसके प्रोविजंस हैं 230 से 240। तू पूछ रहा मर्जर क्यों करें भाई, मर्जर क्यों करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिव फॉर मर्जर। अब आपको अगर मैं बताऊं तो इनमें से भी मर्जर के मोटिव हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में तो प्रॉब्लम यह है ना कि जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वो अपने को टिक करना होता है। 12th क्वेश्चन, मोर इंस्टेबिलिटी इन करेंसी इज कॉल्ड। कौन सा रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट तो एसपीएम बीवीएम में है,
वहां से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि इनस्टेबिलिटी करेंसी में उसको कौन सा रिस्क बोलते हैं, करेंसी रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी डिसऑनर्ड, इनमें से कौन डिसऑनर नहीं हो सकता? भाई चेक तो बाउंस हो सकता है ना, खाते में ना पैसे हो तब भी हम रिलीज कर सकते हैं, लेकिन जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो बैंक का ड्राफ्ट है, वो पैसे जमा करने के बाद ही बनता है, तो वो डिसऑनर नहीं हो सकता। तो मेरा एक लाइन में आप मैसेज और एड्रेसिंग समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर दोबारा जून 22 में ऐसा हो कि कुछ प्रश्न आउट ऑफ द वे आए, लीक से हटकर आए, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस से हटकर नहीं जाना है, इधर उधर डरना नहीं है। और बात ये ऐसा नहीं है कि बस सुनने में अच्छी लग रही है मोटिवेशन के लिए। क्यों भाई, 100 मार्क्स में से 40 वाला पास होता है, तो 60 नंबर का तो मार्जिन है ना अपने पास इधर उधर होने का। नहीं सर, तो 40 नंबर के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो चलो 60 नंबर की बात कर लो, 60 नंबर पे एग्जामिशन है ना, तो भी 40 नंबर का मार्जिन है। तुम मुझे बताओ ना कितने नंबर का पेपर आउट ऑफ द वे लग रहा है तुमको? कभी ऐसा नहीं होता दोस्तों। और बहुत सारे आउट ऑफ द वे टर्न तुम संभाल लेते हो रास्ते में, यहां भी संभाल लोगे। 14th क्वेश्चन, अ निधि शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सीडिंग डैश टाइम्स ऑफ इट्स नेट ओन्ड फंड्स। तो वो तो निधि के रूल्स हैं, यू कैन सी। अब देखो, एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू कस्टमर्स इंक्लूड, तो हटकर तो है, लेकिन दूसरे देश का तो नहीं है ना, थोड़ा नजदीकी है। एथिकल इश्यूज कस्टमर से जो रिलेटेड है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। 16वां प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट अप्लीकेबल टू। इंडेमनिटी उसे कहते हैं जहां पर लॉस होगा तो पैसे मिलेगा, लॉस नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस 20 साल की कराई तुमने, तो भाई 20 साल तक अगर मृत्यु नहीं हुई तो भी तो पैसे मिल जाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट भी तो है, प्योर इंडेमनिटी थोड़ी है वो, इसलिए। 17वां प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जनरली इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस, विच इज द सेकंड स्टेज। इनमें से कौन सी सेकंड स्टेज है? वो भी ठीक है, तुम मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ो, नोट्स में क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव फॉर सेटिंग अप अ जॉइंट वेंचर। इनमें से कौन सा मोटिव नहीं है जॉइंट वेंचर सेटअप करने का? तो आपको बताना है कि कौन सा जॉइंट वेंचर का मोटिव नहीं है। तो इनमें से नन ऑफ दीज आंसर इन्होंने बताया है। द होल्डर्स ऑफ जीडीआर्स डू नॉट कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। भाई जीडीआर जो भी होता हो, शेयर तो नहीं होता ना, हमें नहीं पता कि जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होता है, वॉट एवर इट मे बी, बट इट इज फॉर श्योर नॉट द शेयर कैपिटल। तो वोटिंग राइट सिर्फ शेयर कैपिटल में और कहीं है नहीं। 20वां प्रश्न, इन द केस ऑफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑफ अ कमिटी ऑफ द बोर्ड, द मिनट्स शैल ऑल्सो कंटेन। मिनट्स में क्या कंटेन होगा? तो 2 पॉइंट लिखे हैं, पहला और तीसरा, या तो दोनों है या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई एक। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स आप थ्योरी में पढ़ा होगा आपने। हां, अब ये क्या है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये भी एक एक नंबर वाले 20 प्रश्न है। हां जी दोस्तों, अब ये क्वेश्चन अगला बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अजीब, दूसरी दुनिया का ही है ये प्रश्न। कम से कम डायरेक्ट इन कॉर्पोरेट लॉ इन कंप्लायंस, इट कुड हैव बीन आस्क्ड इन कस्टम्स। Which document helps to avoid and solve any ambiguity or conflict between exporter and importer? दोनों के बीच में कौन सा कागज है जिससे दोनों के झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स रुक सकते हैं? इंडेंट। इंडेंट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। कंपनीज एक्ट 2013 इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच अथॉरिटी? तो लिख दो आप आरओसी, रीजनल डायरेक्टर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ऑल दीज ऑफिसेस। In between the winding up and dissolution, can the company be sued in the court of law? मतलब जैसे वाइंडिंग अप चल रहा है प्रोसेस पूरा, और अंत में जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन उसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। तो पूछ रहा है क्या उसके बीच में हम कंपनी में केस कर सकते हैं? इन्होंने जितना लिखा है थोड़ा सा और ज्यादा लिख देना, उसमें क्या है, टाइप ही तो करना है। केस तो कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन तुम्हें याद होगा कि अगर मोरेटोरियम लगा हुआ है तो नहीं कर सकते। ठीक है, मोरेटोरियम के अलावा तो बस इतने शब्द जोड़ने, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोरेटोरियम।
जब तक कंपनी का अस्तित्व जिंदा है हम केस कर सकते हैं। पता ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम कब लिख पाते हैं? जब हमें टू दी पॉइंट क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट की। लॉ के साथ या थ्योरी के साथ जैसा सौतेला व्यवहार हम लोग अक्सर गलती से कर जाते हैं, प्रैक्टिकल में तो ये साहब रोज 50 सवाल हम लगा कर देखते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए। थ्योरी को बस वो आखिरी कुछ दिनों में ऐसे पन्ने पलट के हम देख लेते, बस किसी तरह रट जाए। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी यहां पर होगी तो यहां पर छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही होंगे। वो क्या कहते हैं, बाल की खाल निकाल निकाल के क्वेश्चन बनाए इन्होंने। कंपनी गॉट रजिस्टर्ड विद एन इलीगल ऑब्जेक्ट, कैन रजिस्ट्रेशन बी क्वेश्चन? भाई देखो क्या है, रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन बिकॉज वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट इज इनकॉर्पोरेटेड। कंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है। हाँ, क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट गलत है, इन लोगों को जेल में डाल दो, ऑब्जेक्ट चेंज करा दो, वो सब कुछ होगा, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी चैलेंज्ड। Is the power to invest the funds of company the prerogative of the board of directors? आप मेरे नोट्स पढ़िए, प्रेरोगेटिव शब्द ही लिखवा रखा है भाई ने। मैं एक बताना चाहता हूं कि जब हमने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अलग से हेडिंग बनाई है मैंने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर शुरू करा है ड्यूटीज और पावर से। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनी फॉल्स इन 179 व्हिच इज विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो यस लिखा, एक नंबर आ गया, क्योंकि शब्दों के पैसे थोड़ी है कि कितने शब्द लिखोगे तो कितने नंबर आएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? ठीक है भाई, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भारत भर करता है, तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस की फुल फॉर्म अगर उसने पूछ ली तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कैलकाटा ने आपके साथ। कैन द कंपनी कीप एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस? पढ़िए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां तो रखना ही है, उसके साथ साथ तो आप 100 जगह रखिए, क्या फर्क पड़ता है, कंपनी की अपनी मर्जी है। ठीक है, बस आरओसी को जाके बता देना हमने अपने पेपर यहां के साथ यहां भी रख लिए हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द 3 मेन टारगेट ग्रुप्स that can be distinguished in governance concepts? क्या है ना, ये है उसमें, आप सीजी पढ़ोगे ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसमें लिखा है कि भाई हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या करते हैं। हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ अच्छा करते हैं। किसके साथ अच्छा करते हैं? जिन जिन लोगों के साथ आप अच्छा करेंगे उनके नाम यहां पर है। सरकार के साथ अच्छा का मतलब सरकार ने जो हमें जिम्मेदारियां दी हैं वो पूरी निभाएं। सिटीजन के साथ जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम पूरी निभाएं। इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब हमारा शेयर होल्डर्स, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे डेटर्स, एनीबडी हु इज डीलिंग विद अस शुड गेट द ड्यू एडवांटेज जो उसको मिलना चाहिए। खैर आंसर्स पे डिस्कस नहीं करते, मेरा मतलब कुछ और समझाने का है। क्वेश्चन नंबर 9, वेदर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड? नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स, एवरी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना? Which of the following terms are not defined in Companies Act 2013? 95 definitions हैं लगभग Companies Act में, लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ गलती हुई तो मैं बचा रहूंगा, वैसे 95 है। तो जब मैं कहता हूं कि आप उन्हें पढ़ के जाओ तो मेरा ये कहने का मतलब थोड़ी होता है उन्हें रट के जाना है, एक बार देख लेना है कि अच्छा ये डेफिनेशंस है। अब उन डेफिनेशंस में ये तो कम से कम याद आ ही जाएगा आपको कि ये शब्द तो हमने नहीं सुना था। और जब आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के नोट्स पढ़ोगे ना मेरे, तो शुरू में ही लिखा है मैंने, दीज वर्ड्स आर नॉट डिफाइंड इन कंपनी लॉ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कंपनीज में नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। डू यू एग्री? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखोगे तो वहां लिखा है। 12, वेदर पब्लिक डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम एक्सीडिंग 3? वो डिपॉजिट के रूल्स पढ़े आप। डिपॉजिट रूल्स 2014 के अब तक नहीं बदले। डिपॉजिट रूल्स तो नहीं ले सकते, 3 मैक्सिमम डिपॉजिटर हो सकते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो विशेष कानून के अंतर्गत बनती है? इट कैन बी स्टैट्यूटरी कंपनी एंड इट कैन बी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एज वेल। कॉर्पोरेशन वर्ड भी लिख सकते हो आप आंसर में। वेदर द एलएलपी एक्ट
provides any facility for conversion of LLP into private limited company? This is there in the first chapter. पहले चैप्टर में LLP टू कंपनी और कंपनी टू LLP के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, बस उस एक पैराग्राफ से इन्होंने क्वेश्चन बना लिया अपना। 15वां प्रश्न, Who defines trade based money laundering? Who defines या who has defined trade based TBML? तो FAT है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर है। पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी इनवाइटेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश मंथ्स टू डैश ईयर्स। बताओ भाई, आपको 6 महीने से 36 महीने का मैंने रूल लिखवा रखा है, तो 6 महीने से 36 महीने क्या हुआ, मतलब 6 months and 3 years, ये लिख। 17वां प्रश्न, when 2 or more firms come together to create a new business entity that is legally separate and distinct from its parents, it is known as, ठीक है, joint venture। क्योंकि जो पुरानी दो एंटिटीज है ना, वो अगर खत्म हो जाती और नहीं बनती तो आप मर्जर या अमालगमेशन शब्द का इस्तेमाल करते। A person who is indebted to a company in excess of ₹5 lakh can be appointed as an auditor of that company। तो सोचो आप, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन 141 में लिखी है, उसमें से एक लाइन निकाल के इन्होंने यहां प्रश्न बना दिया। स्टेट द इफेक्ट इफ द रेजोल्यूशन प्लान इज रिजेक्टेड बाय NCLT। और क्या करें भाई, हमारा रेजोल्यूशन तो रिजेक्ट कर दिया NCLT ने, तो दोबारा रेजोल्यूशन सबमिट कर सकते हैं या कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं, नथिंग अदर देन दिस। कैन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया possess फॉरेन कॉइन्स विदाउट, नो शब्द का क्या है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए था। तो आपको याद होगा फेमा में फॉरेन कॉइन्स की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि कोई आदमी, सरकार जानती है वैसे भी नहीं रखेगा, फॉरेन कॉइन्स में कोई मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग नहीं होने वाली, क्योंकि उनको छिपाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए साहब, अब ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। अब हमारे पास 60 नंबर वाला पेपर बचा। ये जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है 12-12 नंबर के, तो कोई 6 नंबर का है, कोई 3 नंबर का, कोई 4 नंबर का, कुल मिलाकर अब 60 नंबर का पेपर बचा। अब जो 60 नंबर का पेपर है उसमें हमें क्या शिक्षा लेनी है वो जरा समझिए सबसे पहले, फिर मैं प्रश्नों पर आऊंगा। सबसे पहला पॉइंट कि जो प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो आपने आंसर लिखना है, उस आंसर में क्वेश्चन के फैक्ट्स को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम हैंड रिटन आंसर लिखते हैं ना, तो हम क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें रिपीट कर देते हैं कि इस क्वेश्चन में रमेश ने मुकेश के साथ ये करा, इस क्वेश्चन में इस कंपनी ने इस कंपनी के साथ ऐसा करा। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन यहां टाइपिंग वाले एनवायरनमेंट में पूछा जा रहा है, तो आप तो टू द पॉइंट आंसर लिखिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उसने पूछा है। आपको मैं दिखाऊंगा अभी 6-6 नंबर 4-4 नंबर में छोटे छोटे आंसर्स लिखे गए हैं, कोई ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखा गया। वो चलन भूल जाइए आपके जो 4-4 3-3 पेज में आप फिजिकल आंसर लिखा करते थे। नॉर्मल बुलेट्स में आंसर लिखिए, क्या नुकसान हो जाएगा आपका। तो पहली बात, क्वेश्चन के फैक्ट्स को रिपीट मत करिए आंसर में। कोई बहुत जरूरी बात हो तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आप रिपीट मत करिए आंसर में। दूसरा, जब आप आंसर लिखें तो टू द पॉइंट लिखिए, बुलेट मैनर में, पैराग्राफ अवॉइड करिए। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि जो आंसर का बॉक्स है उसे एक ही बार में पूरा फिल करना है। जितना आप आंसर छोटा सा लिखकर अगले क्वेश्चन पर जा सकें उतना अच्छा। पता है उससे क्या फायदा होगा भाई? आप आंसर बड़ा लिखने के चक्कर में सोचते रहते हैं। पेन तो लिखना नहीं है जो पेन यूं लगाकर आप सोचते रहे, आप कीबोर्ड पर उंगलियां रखकर सोचते रहते हैं अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं। मेरा कहना यह है कि यह सोचिए कि अंतिम 10 मिनट बचे होते या लास्ट 30 मिनट्स बचे होते, फिर आप आंसर में क्या जरूरी बात लिखते। मिनिमम टू मिनिमम ये मैं लिखता, उतना कम से कम आंसर लिख दीजिए और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या कहा मैंने कि ये मान लीजिए कि ये लॉन्ग आंसर नहीं है, 6 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का नहीं है। ये मान लीजिए कि छोटा सा क्वेश्चन है और इस छोटे से क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए मुझे,
कि कंक्लूडिंग रिमार्क, जज साहब की वो बड़ी लाइन जो अखबार में छपती है अगले दिन, रोज कोई ना कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट थोड़ी छपता है अखबार में अगले दिन। वो आप अगर जज होते और इस क्वेश्चन का आपसे आंसर मांगा जाता तो आप क्या आंसर देते? एक लाइन में अखबार की हेडलाइन जो बनती वो लिखकर अगले क्वेश्चन पर पास ऑन हो जाओ आप। अगर ऐसा कर लिया आपने तो आपका पेपर एक तो कंप्लीट हो जाएगा। तो सर एक लाइन में नंबर थोड़ी मिलेंगे, तो भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं सबमिट बटन दबाओ, एडिट का बटन तो होता है, वापस लिखना शुरू करोगे तो वापस टाइपिंग हो जाएगी उस आंसर पे। तो पहले सारे प्रश्नों के उत्तर आराम से छोटे छोटे अंदाज में लिख दो और फिर उसके बाद वापस आओ उस प्रश्न पर जिसको हमें इलैबोरेट करना है। एक एक करके सारे इलैबोरेट करते जाइए आप, ठीक है। एक आखिरी बात, जब आप ये टाइप करते हो आंसर, तो टाइप करते समय ना अपने मन से ये बात निकाल दो कि मुझे तो टाइपिंग नहीं आती, मैंने तो कभी लैपटॉप चलाई नहीं, मैंने तो कभी घर में प्रैक्टिस करी नहीं। अरे कम से कम ये सोचो कि आपको आंसर आता है, यही बहुत बड़ी बात है। बच्चों के साथ तो डबल समस्याएं, प्रश्न का उत्तर भी नहीं आता और टाइप करना तो और दूर नगरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीएमए फाइनल में हैं तो आपको टाइपिंग का हाथ बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे नहीं है एक्सपीरियंस, कोई हमारा अपराध है क्या? हम फाइनल में नहीं आती हमें टाइपिंग अच्छी नहीं आती, वो कोई बात नहीं, एबीसीडी तो आती है ना। आराम से रिलैक्स होकर अगर आप देख देख के भी बटन दबाएंगे ना कीबोर्ड में तो भी आपको देर नहीं लगेगी। और वो जो आप बन जाना चाहते हैं बिल्कुल टाइप मास्टर एक ही दिन में, और आप फटाफट यूं टाइप करना चाहते हैं, सामने देखकर नीचे उंगलियां चल रही हैं, क्या जरूरत है भाई? This I'm not talking for people who are very good in handling of computers and laptops. जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं या जिनका काम ही लैपटॉप पर है, वो तो पूरे दिन बटन दबाते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा। लेकिन वो बड़ी जनसंख्या स्टूडेंट्स की जो हमारे उन शहरों से बिलोंग कर रही है जहां पर लैपटॉप और कंप्यूटर की डेंसिटी ज्यादा नहीं है और अचानक से उनको इस मोड में पेपर देने पड़ रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं तो आपको बटन्स तो नजर आ रहे हैं ना, पैनिक करेंगे आप तो अच्छी टाइपिंग की स्पीड होने पर भी आप गलत आंसर लिखकर आ जाएंगे। तमाम जगह हम ये सुनते रहते, हम कैसे टाइप करेंगे, हम कैसे टाइप करेंगे, हम कैसे टाइप करेंगे। यार वो बटन दबाओ, हो गया टाइप। मन में इच्छा होगी ना, लगन होगी, आंसर आता होगा, अंदर जोश भरा होगा, तो आप कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, आइए इन प्रश्नों को एक दफा देख लेते हैं। और इन प्रश्नों को पूरा प्रश्न और पूरा उत्तर समझने की जरूरत नहीं है इस समय क्लास में। देखिए आप, तो फिर क्या देखने के लिए आए हम इस क्लास में? आंसर की लंबाई चौड़ाई मुख्य रूप से, कि 6 नंबर के आंसर में यह आंसर है बस छोटा सा। इनसिंसियर लिमिटेड ऑन 22 मई 2020 mortgaged one of the freehold land of the company in favor of the bank। एक कंपनी ने अपनी एक संपत्ति, अपनी एक जमीन बैंक के पास गिरवी रखवा दी। From which Mr. Daman, director of the company, had taken a housing loan for his residential purpose। और कंपनी ने गिरवी रखवाकर जो लोन लिया, उस लोन का हुआ क्या? वो डायरेक्टर भाई ने अपने हाउसिंग लोन के लिए पैसा इस्तेमाल कर लिया। Since Insincere Limited had been running in losses and was unable to honor the liabilities due towards the other creditors, board of directors को ये crisis aware था and of creation of mortgage in order to give preference to Mr. Daman over other creditors। साफ गलत है, इसलिए तो कंपनी का नाम इनसिंसियर रखा है। भाई तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही है, तुम्हारी कंपनी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारी कंपनी में सब खराब चल रहा हो, तुम तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर को घर दिलवाने के लिए लोन ले रहे हो। यार हद है। 23 सितंबर 20 को कुछ क्रेडिटर्स ने पिटीशन फाइल करी ट्रिब्यूनल के पास कि भाई ये कंपनी बंद कर दो, ये जिंदा नहीं रह सकती, चल नहीं पाएगी ये। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया वाइंडिंग अप का। डिस्कस। अब थोड़ा मैं क्या चाहता हूं कि तुम इस बात पर फोकस करो, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ये भी मैंने देखा है, स्टूडेंट में बड़ा डर रहता है, केस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। केस प्रॉब्लम तो बहुत भारी चीज होती है। अरे वो तुमसे ज्यादा भारी थोड़ी है 4 लाइन की प्रॉब्लम। देखना जरा यहां पर
तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम एक एक्सपर्ट हो, तुम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तुम सीएमए हो, तुमने ऑफिस खोल लिया या जॉब भी कर ली, तो तुम सीएमए तो हो। पड़ोसी आदमी जानता है कि तुम सीएमए हो और वो तुम्हारा दुख, अपना दुख लेकर तुम्हारे आंगन में आया, तुम्हारे घर की घंटी बजाई, तुम्हारे बंगले में अब आया तुम्हारा पड़ोसी और तुमसे आकर कहने लगा भाई मेरी मदद करो ना, तुम तो सीएमए हो, तुम्हें तो बहुत ज्ञान है, मैं एक समस्या में फंसा हुआ हूं। मान लो वो तुम्हारा पड़ोसी दमन होता, दमन मतलब डायरेक्टर इस कंपनी का। मान लो तुम्हारा पड़ोसी सिंसियर या इनसिंसियर लिमिटेड का क्रेडिटर या डायरेक्टर होता, तो उसको वो तुम्हें पूरी अपनी कहानी समझाता, निबंध बताता वो। फिर तुम उससे पूछते, अच्छा ठीक है सुन ली मैंने तेरी कहानी, अब तू जानना क्या चाहता है बेटा बता। तो पड़ोसी तुमसे पूछता ये पीली पट्टी वाला प्रश्न, डिस्कस ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ मोर्टगेज क्रिएटेड विद बैंक इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। वो जो ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ हुई वो कैसी थी, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस और कैसी थी। पढ़िए आप आईबीसी का चैप्टर। सर अरे हमें तो पहचान ही नहीं आया कि ये तो आईबीसी का क्वेश्चन है। अरे तो नहीं आया आईबीसी का क्वेश्चन तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद जो वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल हुई, सारा खेल तो इंसॉल्वेंसी का ही है ना। कंपनीज एक्ट में भी फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस के बारे में प्रोविजंस हैं कि हम एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे के ऊपर। अगर आप मन को रिलैक्स रखोगे ना और कहानी को किसी की प्रॉब्लम समझोगे कि वो अपना दुख लेकर आया हमारे सामने, हम होते तो क्या सलाह देते उसे। बस दोस्तों वो सलाह देनी है आपको, यहां पर सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब आप इस प्रॉब्लम में रहते, 6 नंबर का ये आंसर है भाई, ठीक है। ये देखो आप, ये 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, आंसर खत्म। और ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ये तो एज इट इज लैंग्वेज बुक वाली लीगल वाली लिख देते हैं। आप तो अपने अंदाज में लिखिए, कोई घबराने की बात नहीं। ये देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये कितने नंबर का है साहब? मेरे पास प्रिंट आउट है थोड़ा, मैं उसमें देख रहा हूं। 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई। परपेचुअल लिमिटेड, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि 6 नंबर का प्रश्न है और ये 4 नंबर का है तो गिनती करके लाइनें थोड़ी कम लिखो इसमें, नहीं। 6 नंबर वाले से 2 लाइनें ज्यादा भी हो सकती हैं इसके आंसर में। बात अपने को पूरी करनी है, बस बात अपने को पूरी करनी है। परपेचुअल लिमिटेड इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सरफासी में है ना। 2021 में परम भाई कंपनी के डायरेक्टर है, उनको बहुत पैसा चाहिए। नीड ऑफ मनी, ट्रांसफर 10% ऑफ हिज शेयर होल्डिंग टू शरीफ अनदर डायरेक्टर। कंपनी के एक डायरेक्टर ने कंपनी के दूसरे डायरेक्टर को 10% होल्डिंग दे दी टू मिस्टर शरीफ, अनदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, विच इंक्रीज्ड शरीफ शेयर होल्डिंग टू 20%। मतलब हमारे 10% मिलने के बाद वो दूसरे डायरेक्टर का 20% शेयर हो गया। परपेचुअल लिमिटेड ने अपॉइंट करा विक्रम को सीईओ फॉर मैनेजिंग द ओवरऑल ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। हाउएवर परपेचुअल लिमिटेड ने आरबीआई का अप्रूवल नहीं लिया। इस कंपनी ने एक सीईओ अपॉइंट करा बिना रिजर्व बैंक से पूछे। अच्छा ये कहानी चल रही, दुख चल रहा है किसी का। कोई कंपनी परपेचुअल लिमिटेड है, उसका सीईओ जो भी है विक्रम, वो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, तुम्हारे पास अपना दुख लेकर आया। अब आगे कहानी क्या कहती है, आरबीआई ने इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। परपेचुअल लिमिटेड कह रही है कि आरबीआई ने जो ये फैसला सुना है ये गलत है, क्योंकि शेयर होल्डिंग का ट्रांसफर या सीईओ को रखना हमारी मर्जी है, ये सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन ऑफ आरबीआई इन लाइट ऑफ एप्लीकेबल लॉ। फैसला क्या बताना है आपको कि जो आरबीआई ने सही करा कि गलत करा। आरबीआई ने क्या करा इस क्वेश्चन में, लाइसेंस कैंसिल करा। तो तुम्हें लिस्ट पढ़नी है कि लाइसेंस कब कैंसिल हो सकता है। लाइसेंस जब भी कैंसिल हो सकता है, उनमें से जो क्लॉजेज हैं वो अगर यहां लगे होंगे तो लाइसेंस सही कैंसिल हुआ, वरना गलत कैंसिल हुआ। इसमें मुश्किल क्या है मुझे ये नहीं समझ नहीं आता। एक कहानी के रूप में रखकर वो पूछ तो यही रहे ना, व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच लाइसेंस कैन बी कैंसिल्ड, वेदर अपॉइंटिंग अ सीईओ और दिस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज अ सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट और नॉट। रूल यही है वैसे कि सब्सटेंशियल चेंज करने से पहले आपने को रिजर्व बैंक से पूछना है। इस कंपनी ने 2 काम करे, एक सीईओ रखा और एक शेयर ट्रांसफर करवाए।
तो ये सब्सटेंशियल चेंज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस बात का खेल है सारा। तो सब्सटेंशियल चेंज की डेफिनेशन देख लेना आप। अब इसका आंसर ऐसा कुछ नहीं है कि 4-5 पेजेस में लिखना है, टू दी पॉइंट बात है अपनी, जहां पूरी हो गई खत्म कर दिया हमने। ठीक है भाई, देखो अगला प्रश्न 2 नंबर का है, 2 छोटे छोटे शब्द लिखें। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन द फॉलोइंग केसेस। ये है सर कोर्स में कि सरकारी संस्थाओं के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अगर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, या फिर कोई भी शेयर होल्डर बन सकता है, तो वो एक कंपनी होगी जिसमें मेजॉरिटी शेयर सरकार के पास होंगे। अब देखिए आप अगला प्रश्न, ये कितने नंबर का है? भारती लिमिटेड 5 नंबर का। भारती लिमिटेड एक कंपनी है लिस्टेड ऑन भारत स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। डायरेक्टर का सवाल नहीं आया अब तक बड़ा, जिसके पीछे हम लगे रहते हैं, यही पी जाओ, यही पढ़ जाओ, यही पढ़ जाओ, सिर्फ ये पढ़ जाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, छोटे छोटे चैप्टर के छोटे छोटे कंसेप्ट पे तो बड़े बड़े सवाल पूछ रहे जा रहे हैं। हम चुनते हैं कि ये पहले पढ़े या वो पहले पढ़े, कौन सा देखो? अरे सब देखो ना, सब पढ़ो। भारती लिमिटेड एक कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, हैड बीन इनकरिंग लॉसेस कॉन्टिन्यूअसली ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years। अच्छा, 3 साल से नुकसान में है, बट इट्स नेटवर्थ हैज नॉट बिकम नेगेटिव टिल डेट। चलो भाई, ईश्वर की कृपा है। स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड करा कि इस कंपनी को हम डीलिस्ट कर देते हैं आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको बोलने का मौका देंगे, उसकी बात सुनेंगे और फिर उसको डीलिस्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है? अप टू नहीं, आगे मिस्टर बिने इन्वेस्टर हैं जिनके पास 10% शेयर है इस कंपनी के, उनको बहुत नुकसान हो गया क्योंकि कंपनी तो डीलिस्ट हो गई। अब देखो आप, मैं कह रहा था ना आपसे, यू हैव बीन हायर्ड बाय बिने टू कंसल्ट। अब वही बिने पड़ोसी है मान लो आपका, और वो आपके पास आ गया और वो आपसे पूछ रहा, भाई साहब मुझे क्या करना चाहिए? टू कंसल्ट हिम रिगार्डिंग द सिक्योरिटी लॉ, एग्जामिन द सिचुएशन, मेंशन द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ डीलिस्टिंग। पहले तो ये बताना है कि डीलिस्टिंग क्यों क्यों हो सकती है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं डीलिस्टिंग के, वो सब आपको यहां बताने। एंड द रेमेडीज अवेलेबल टू बिने। अगर बिने को नुकसान हो गया, बिने खुश नहीं है डीलिस्टिंग से, बिने के ऊपर बुरा असर पड़ा, तो बिने क्या कर सकता है? अपील कर सकता है, वो आपको यहां लिख देना है। अब इसी प्रश्न को सीधे सीधे भी पूछा जा सकता था, व्हाट कैन बी द ग्राउंड्स ऑफ डीलिस्टिंग, व्हाट इज द रेमेडी आफ्टर डीलिस्टिंग। बस वो 2 प्रश्न सीधे सीधे ना पूछकर पूरी कहानी, पूरी गाथा गाकर फिर वो पूछ रहा है, तो क्या हो गया? आप भी तो बड़े समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे कि वो जानना क्या चाहता है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एक बेंगलोर की कंपनी है, रेगुलरली अपने एनुअल रिटर्न और अकाउंट जमा करती है, हैज 4 डायरेक्टर्स बट सो फार नो मैनेजिंग डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड। इनके पास 4 डायरेक्टर है लेकिन एमडी कोई नहीं है। ड्यू टू द मैनीफोल्ड इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। अच्छा, पिछले 2 साल में कंपनी ने बहुत कंस्ट्रक्शन करवाया, तो इनको फील होने लगा कि कंपनी को एमडी चाहिए। गुड, इसलिए मिस्टर प्रणव को इन्होंने एमडी बना लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता दी, पैसे भी बता दिए, सब कुछ उससे रख लिया। आपको क्या बताना है? एनुमरेट ऑन द रिक्वायरमेंट एंड वैलिडिटी ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रणव। पहली बात बतानी है रिक्वायरमेंट, एमडी कब रिक्वायर्ड होता है, कब नहीं, और एमडी रखने का जो प्रोसेस होता है वो समझाओ, और बताओ कि ये जो प्रणव को रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मर्जी से, ये सही रखा कि नहीं रखा। तो एमडी के अपॉइंटमेंट का पूरा जो सेक्शन है वो यहां पर आप आके लिख दीजिए, खत्म बात। अलग से प्रोविजन है ना अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, बस वो लिखना है। आप सीधे सीधे भी पूछ सकता था, अगर आप सिर्फ पीली पट्टी पढ़ो और प्रणव का नाम मिटा दो तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही होता है सर, हमें पहचानना होता है बस केवल। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशंस। व्हाट आर दोज? अगर आग से नुकसान होगा तो हमें कुछ शर्तें
बतानी होंगी, प्रूफ करनी होंगी। तो वो शर्तें हैं लिखी हैं कि एक्चुअल में लॉस होना चाहिए। मान लो आग लगी और हमें नुकसान हुआ नहीं, तो हम कह रहे हैं होता तो, अरे भाई जब हुआ नहीं तो फिर किस बात का। और दूसरा, फायर एक्सीडेंटल होनी चाहिए, नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो माचिस जाके खुद ही जला दी और कंपनी से कह रहा हूं कंपनी भाई पैसे दे दे, आग तो लग गई, हमने लगाई कि अपने आप लगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो अगला प्रश्न देखें। व्हाट इज एन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? विदेश से आने वाला पैसा। और आपको डिफरेंस बताना है ऑटोमेटिक रूट में और अप्रूवल रूट में। भाई एक गवर्नमेंट की मर्जी के बाद आता है, रिजर्व बैंक के अप्रूवल के बाद आता है, और एक बिना अप्रूवल के आ जाता है। सिंपल है, उस पर पैराग्राफ आप लिख दीजिएगा। स्टेट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी कॉज्ड ऑन एन ऑफेंस कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। लाइबिलिटी का टाइप बताना है आपको। जिंदगी में लाइबिलिटी के दो ही टाइप होते हैं, एक सिविल लाइबिलिटी और एक क्रिमिनल लाइबिलिटी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक क्रिमिनल लाइबिलिटी का चैप्टर है। तो आपको बताना है कि वहां क्रिमिनल लाइबिलिटी है पनिशमेंट में या सिविल लाइबिलिटी। ये कितने नंबर का है क्वेश्चन ये वाला? दो नंबर का नहीं, 5 नंबर का। बताइए। खैर अगला प्रश्न। अब देखो 5 नंबर में आंसर का साइज देख रहे हैं आप स्क्रीन पे जितना लिखा हुआ है। When an act or omission is an offense, सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा भाई 2 नंबर में। अपराध किसे कहते हैं? जिसकी सजा होती है बस उसे अपराध कहते हैं। एनी एक्टिविटी विच इज मेड पनिशेबल। हां जी, ये कितने नंबर का है भाई? डेलगेयर 6 नंबर का। देखिए, डेली गेयर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, ये सिंगापुर की कंपनी है। desires to establish a place of business at Mumbai. You being a practicing chartered accountant have been appointed by the company. उन्होंने माना है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्वेश्चन सीए से उठाया गया है, ऐसा नहीं सोचना है। By the company as liaison officer for compliance of legal formalities on behalf of the company. Examine the provisions of the Companies Act. State the documents which are required to be furnished. That's a simple question, dude. बहुत easy है ये तो। कौन कौन से कागज जमा करने पड़ते हैं फॉरेन कंपनी को, वो तो हम लिख ही सकते हैं। कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं था सिंगापुर वाला। एवर लास्टिंग लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई भाई। XYZ बैंक द सिक्योर्ड क्रेडिटर डिसाइडेड टू रियलाइज इट्स सिक्योरिटी by informing liquidator of such security interest and identify assets subject to which such security has to be realized. वो जो इसके पास गिरवी है वो चाहता है कि अब इसको इससे पैसा मिल जाए मुझे। लिक्विडेटर ने मना कर दिया कि भाई तेरे को नहीं मिलेगा पैसा। As said secured creditor is not a part of committee of creditors. तो आपको बताना है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन लोग होते हैं। आंसर सुनो। थ्रो अ लाइट ऑन द स्टेटेड सिचुएशन एंड एग्जामिन ऑन द वैलिडिटी ऑफ स्टैंड टेकन बाय लिक्विडेटर। सिंपल केस है लिक्विडेशन का। जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है उसने कोई लोन ले रखा होगा बैंक के पास, कोई एसेट गिरवी रख के, तो बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। अब वो जो बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया वो चाहता है कि मेरी इस एसेट से जो पैसा बिककर मिलेगा वो मुझे मिल जाए सीधे। लिक्विडेटर ने क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई अधिकार अभी नहीं है क्योंकि तुम कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट नहीं हो। तो आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में पूरा समझाना है और लिक्विडेटर ने सही करा या गलत करा वो बताना है। एक दूर रहकर सोचो कि तुम फिल्म देख रहे हो और उसमें ये घटना घट रही है तो हमारी ओपिनियन में क्या होना चाहिए, बस वो लिख कर आना है। एनीवेज, हु कैन इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? बिल्कुल आईबीसी के शुरुआती नोट्स में ये सब कुछ लिखा है। Explain the principles of corporate governance. Again a direct question. State briefly the evaluation of MOU. You know what is evaluation? Is if we have made an MOU, we need to continuously monitor the progress of the MOU, right? We cannot just sit back and relax and let the MOU work on its own. It cannot. We need to actually figure out what are the
challenges that we are facing, why did we not achieve the particular targeted figure जो हम देख रहे थे कि हमें अचीव करनी चाहिए. So how do we evaluate MOU? State briefly various factors which have persuaded businessmen to consider their social responsibilities. ठीक है, it's a reason why CSR is needed. Write short note on allotment of corporate identity number. अब इस जैसे 20-21 अक्षरों का होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा वो. Once our company is incorporated, we are given a CIN. वो हमको यहां पर बताना. ये कितने नंबर का है CIN वाला? 3 नंबर का बताओ आप. 3 नंबर का आंसर है. Write short note on board report in case of OPC. Yes, when one person company it mainly has one single director, what kind of report does it make? तो वो स्पेशल बात अपने को यहां बतानी है. Write short note on SEBI code of corporate governance relating to board of directors. That's an easy task. जैसे ना जब तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ोगे तो उसमें रिजर्व बैंक ने क्या करा, सेबी ने क्या करा, एमसीए ने एक्शंस क्या लिए, वो सब बताया गया है. हिस्ट्री काइंड ऑफ. Write short note on policy on preservation of documents as part D SEBI LODR. LODR आप पता है आपको LODR के बारे में बताऊं. आपके जो सीए फ्रेंड्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स, या कंपनी सेक्रेटरी में जो स्टूडेंट्स हैं और आपके दोस्त हैं, अगर आप उनकी LODR देखोगे तो कंपनी सेक्रेटरी में तो 100 पेज पार हैं LODR के, अपने में 10 पेज भी नहीं है. तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे कोर्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं. आईपीसी में भी ऐसा ही है. इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के सारे सेक्शन सीएमए में नहीं है कोर्स में, आप खोल के देख लीजिए ना इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट. LODR के पेजेस गिन लीजिए आप. तो मान लीजिए आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल बुक्स से, बड़ा मजा आया आपको साहब, हम तो ओरिजिनल आईबीसी लाएंगे, बेयर एक्ट पढ़ेंगे, LODR पूरा पढ़ेंगे, एंड यू बॉट अ गुड बुक. तो बुक इज गुड फॉर नॉलेज, बट फॉर एग्जाम्स एटलीस्ट प्लीज फोकस ऑन द करिकुलम. एक्सेप्ट फॉर दोस फ्यू क्वेश्चंस 2-3 नंबर के, बाकी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द करिकुलम इटसेल्फ, है ना. तो LODR आप पढ़ोगे ना, वो जो 4-5 पेज वाली LODR है, उसमें ये है कितने समय तक कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करना होता है. शॉर्ट नोट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय COC. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है हमारी, और हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर ये मन बना के भाई जो प्रोफेशनल हमारा काम कर रहे हैं ना, वी आर नॉट हैप्पी विद हिम, वी नीड टू चेंज इट. तो कर लेंगे चेंज, ठीक है. मिस्टर विक्रम, ये वाले प्रश्न कितने नंबर के हैं? अच्छा, 3 और 3 और 2 और 4. अच्छा, सेक्शन डी में एक ही प्रश्न है. मिस्टर विक्रम एक डायरेक्टर हैं ट्यूबलाइट लिमिटेड के, और इस कंपनी ने एनुअल अकाउंट्स और रिटर्न में फाइलिंग में वो कर दिया है डिफॉल्ट. 3 साल जो जमा करना चाहिए वो लगातार नहीं करा. तो आपको बताना है पहला प्रश्न, क्या विक्रम कंटिन्यू कर सकते हैं, डायरेक्टर बने रह सकते हैं? हाँ भाई, आप याद करिए, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 164 में कि अगर कंपनी ने एनुअल अकाउंट्स एंड रिटर्न जमा नहीं करे तो व्हाट, जिस कंपनी में हम हैं उसमें डायरेक्टर बने रहेंगे. Whether he can be reappointed as director in these 2 companies? No, reappointment has a problem. What would be your answer bin अगर विक्रम नॉमिनी डायरेक्टर होता PFI का, तो नॉमिनी डायरेक्टर के ऊपर भी डिफॉल्ट लगता है. What would be your answer in case the defaulting company is a private limited company? सब पर लगता है जी, सब पर लगता है. अब ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर नहीं लगता, उस पर नहीं लगता. देखो, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नॉमिनी डायरेक्टर है, हम उसे नहीं हटा सकते. ऑब्वियसली द कंपनी कैन नॉट आस्क हिम टू गो. लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि रिमूवल तो किसी का भी नहीं हो रहा ना, चाहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला हो या ना हो. क्लियर हो गई बात? अभी आपका पेपर यहां पर खत्म हो गया. देखिए, आप थोड़ी सी बात को रिपीट नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं आपको बस याद दिला रहा हूं अच्छे तरीके से. ये याद रखिएगा कि पेपर कहीं और से नहीं आता. मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स अमेंडमेंट के साथ मेरी वेबसाइट्स पर वीडियोस में नोट्स के रूप में उपलब्ध है, सब कुछ. अब वो आपको तय करना है कि भरोसा करके जंग जीतनी है या हारनी है.
पूरे नंबर आएंगे दोस्तों। कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, किसी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई कंपैरिजन में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में समस्या हो आप सीधे मुझे मैसेज पहुंचाएं, हम बात कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि भाई वो ये यहां से पढ़ लिया, वो वहां से पढ़ लिया, वो वहां से पढ़ लिया, कुछ नहीं। सब कुछ आप मेरे नोट्स पढ़कर जाइए। अगर किसी चैप्टर में आपको लगता है कि 10 पेज होने चाहिए और मेरे यहां सिर्फ 2 हैं तो 2 ही पढ़ने हैं। आपको लगता है कि इस चैप्टर में तो 2 ही पेज होने चाहिए थे, सर के नोट्स में 40 पेज क्यों है, तो 40 ही पढ़िए। अपना मत सोचिए, फिलहाल अपनी तरफ से मत अपने नियमों को बनाइए कि अंतिम 1 महीना है हम अपने हिसाब से चलेंगे। मैं इसका रिवर्स कहता हूं, अंतिम 1 महीना है मेरे हिसाब से चलिए। खेल लिया जितना खेलना था आपको, राइट दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।